जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपीपी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग अनवरत रूप से मेहनत कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है संधि। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक शामिल होते हैं या जो भी एक दिवसीय आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपीईटी हो, चाहे वो यूपीटीईटी हो और चाहे वो आपका यूपीएसआई हो या आपका यूपीपी हो, इन सभी एग्जाम में एक आपका सामान्य रूप से सिलेबस में शामिल होता है और टॉपिक का नाम क्या रहता है? संधि। उसी संधि पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपने हो सकता है इससे पहले संधि पढ़ी हो सकता है कि इसके बाद भी आप लोग संधि पढ़ें, लेकिन वो कहते नहीं कि अंदाजे बयां हर चीज को नया कर देती है, वरना इस जमाने में कोई बात नई बात नहीं। आज हम लोग उसी संधि को पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग वे में पढ़ेंगे। समझेंगे कि वास्तव में ये जो संधि या जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी एक आम सब्जेक्ट की तरह है। आम सब्जेक्ट का आशय मेरा, जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ्स को बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, वास्तव में हिंदी भी बिल्कुल मैथ्स की तरह है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है शब्दों को समझने में, उन्हीं शब्दों से नए शब्दों को निर्माण करने में। संधि होती क्या है वास्तव में? तो संधि का अर्थ सामान्य रूप से तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ा। थोड़ा लिखते भी चलेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। तो संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मेल या तो होता है जोड़। जोड़ का अर्थ कुछ लोग जोड़ का अर्थ योग से भी रिलेट करते हैं, तो हाँ बेशक योग भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे पढ़ाने के जो ट्रेंड होता है उसमें क्या रहता है कि पहले हम जान लेते हैं कि शब्द के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हम लोग जुटा सकते हैं। जैसे आपके सामने शब्द ही लिखा है संधि, तो पहले शब्द को आप लोग पहचान लो कि शब्द क्या कह रहा है, उसके बाद समझो कि उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको अपने पढ़ाई के अध्ययन में इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। ठीक, देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है संधि, इसका हमने जब कहा कि अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा मेल, या तो अर्थ क्या होता है इसका? जोड़। फिर इसी संधि का अगर हम कहें कि विलोम क्या है, संधि का क्या विलोम, तो आपने सुना होगा कि शब्द के विग्रह किए जाते हैं, तो इसी संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। दूसरा, एक शब्द समास के साथ प्रयोग किया जाता है, समास विग्रह। तो वास्तव में समास का विलोम विग्रह नहीं होता, बल्कि विग्रह विलोम होता है किसका? संधि। दूसरा, एक शब्द जो संधि के साथ ही प्रयोग किया जाता है वो शब्द है विच्छेद। आपने सुना होगा कि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो वो होता है शब्दों को अलग अलग करना। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़ना। विग्रह या विच्छेद का अर्थ है शब्दों को तोड़ना। शब्द भी टूटेंगे, लेकिन शब्द कैसे? दो अर्थपूर्ण शब्दों में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए, दूसरा, इसी संधि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आपने शब्द सुना संधि, तो जो इसका अर्थ होता है वही इसके पर्याय के रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि संधि का अर्थ मेल या जोड़, समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो इसलिए पर्याय को हम डायरेक्ट रिलेट कर ही देते हैं इसी के शाब्दिक अर्थ से। अब समझिए मुख्य रूप से कि वास्तव में संधि है क्या। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि राजाओं के बीच युद्ध होते थे, फिर कुछ युद्ध ऐसे भी समाप्त होते थे कि उनके बीच संधियां होती थी। तो संधि का अर्थ मुख्य रूप से क्या है कि कोई एक पक्ष है, कोई दूसरा पक्ष है, उन दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता हो जाए, वही प्रक्रिया कहलाती है संधि। इसी संधि को अगर हम जीएस के बायोलॉजी से रिलेट करें तो एक हड्डी होती है, दूसरी हड्डी होती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, उस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? संधि। दूसरा, तीसरा उदाहरण समझिए, एक मांसपेशी है, दूसरी मांसपेशी है, वो अलग से अलग हो गई है, आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो भी क्या करेगा? संधि। तो मुख्य रूप से संधि का अर्थ है कि दो पक्षों का जुड़ना, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है संधि। जैसे संधि को अगर हम दो शब्दों के बीच में तोड़ें तो पहला शब्द आता है सम और दूसरा शब्द आता है धी। ये दोनों मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द कहलाता है संधि।
संधि है क्या? तो हमने बता दिया कि दो पक्षों के बीच होने वाला समझौता या मेल या जोड़ ही क्या कहलाएगा? संधि। अब वो दो पक्ष हिंदी में नहीं होते। हमने बताया कि दो पक्ष तब होंगे जब वो युद्ध हो। उसी को अगर हम हिंदी में लेकर के आए तब आप समझिए कि दो पक्ष तो होंगे, लेकिन वो दो पक्ष डिवाइड हो जाएंगे शब्द में, कि कोई एक शब्द रहेगा, कोई दूसरा शब्द रहेगा, दोनों शब्द आपस में कुछ साझा करेंगे, उनके मिलने से, उनके योग से फिर कुछ विकार होगा, और जो विकार होगा वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि। जैसे आगे हमने लिख रखा है, एक तो परिभाषा। तो परिभाषा का अर्थ क्या है कि एक तो दो अर्थपूर्ण शब्द जुड़ने चाहिए। कैसे शब्द? जो दो अर्थपूर्ण शब्द हो। एक ये पक्ष हो, दूसरा ये पक्ष हो, और पक्ष का अर्थ है कि अर्थपूर्ण शब्द हो, और ये भी अर्थपूर्ण शब्द हो, और दोनों जुड़ जाएं, फिर जुड़ने के बाद कुछ परिवर्तन हो, तो प्रक्रिया कहलाती है संधि। तो दो अर्थपूर्ण शब्दों का योग, शब्दों का विकारित योग, विकारित योग ही क्या है? संधि। इस प्रकार की परिभाषा आपने शायद पहले ना पढ़ी हो। देखिए, समझिए। हमने कहा कि दो अर्थपूर्ण शब्द, कोई एक शब्द, आगे उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे। कोई एक शब्द होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के चलते हैं कि पहला शब्द हमने लिख दिया राम, और दूसरा शब्द लिख दिया अयन। दूसरा शब्द क्या लिख दिया? अयन। सबसे पहली संधि की शर्त क्या है? दो अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। अब आपको पता है कि राम भी क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है, संज्ञा है। अयन क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है, संज्ञा है। तो दो अर्थपूर्ण शब्दों का विकारित का अर्थ है कि जब योग हो तो कुछ परिवर्तन हो। यहां से आप देखेंगे कि मां के बाद इसके साथ एक स्वर शामिल है, छोटा आ। इधर देखेंगे कि इसका पहला वर्ण कौन सा है? छोटा आ। जब ये दोनों आ और आ मिल गए तो मिल करके बनाए दीर्घ आ, और दीर्घ आ फिर बाद में मात्रा रूप में मां के साथ जुड़ करके एक शब्द बनाया, और शब्द वो बना रामायण, या वो शब्द बना रामायण। अगर रामायण शब्द लिखा है तो वर्तनी की दृष्टि से यही सही होता है, लेकिन चूंकि आम बोलचाल की भाषा में इस रा का परिवर्तन नाम में तद्भव रूप में कर दिया जाता है, तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। सही आपका दूसरा वाला ही रहेगा। तो दो अर्थपूर्ण शब्द मिले, उनके मिलने से, दोनों पक्षों के मिलने से कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के बाद एक शब्द बना, और वो शब्द की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई? संधि। इसी की एक दूसरी परिभाषा भी बताई जाती है कि संधि क्या है? तो संधि एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। संधि क्या है? एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें दो अर्थपूर्ण शब्दों को संयोजित कर विकार के उपरांत नए शब्द निर्माणित किए जाते हैं, या नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। वो शब्द क्या कहलाएंगे? संधिज। लेकिन वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संधि। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक की प्रक्रिया क्या कहलाई? तो संधि। लेकिन अगर कह दे कि बताओ ये शब्द क्या कहलाया, तो रामायण शब्द कैसा होगा? तो रामायण शब्द होगा संधिज। कैसा शब्द होगा? तो ये शब्द होगा संधिज। ये तो हुई संधि की बात। उसी संधि में हमने कहा कि दो अर्थपूर्ण शब्द होंगे, लेकिन क्या इन शब्दों के बीच में संधि हो रही है? तो हाँ, बेशक शब्दों में हो रही है, लेकिन उसमें सहभागिता कौन निभा रहे हैं? तो सहभागिता निभा रहे हैं वर्ण। सहभागिता कौन निभा रहे हैं? सहभागिता निभा रहे हैं वर्ण। इसीलिए देखो हमने क्या लिखा कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण से योग हुआ, और उसके बाद कुछ वर्ण विकार हुआ। उदाहरण आप इससे रिलेट करेंगे कि एक वर्ण ये था, दूसरा वर्ण ये था, दोनों वर्णों के योग से एक विकार वाला वर्ण आया। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन वाला। वो विकार फिर मिल करके एक शब्द का निर्माण किया, और जो शब्द बना वो शब्द ही क्या कहलाया? संधिज शब्द। राम का अंतिम वर्ण आ है, अयन का पहला वर्ण आ है,
दोनों के मिलने से बड़ा आ में परिवर्तन हुआ या दीर्घ आ में परिवर्तन हुआ, उसके बाद रामायण शब्द बना और वो रामायण शब्द क्या कहलाएगा? संधिज शब्द। संधि क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि संधि का निर्माण किन किन तरीकों से हो सकता है। ये भी आवश्यक है कि आज हम लोग ये भी जानेंगे कि संधियां हम लोग बहुत पढ़े हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आज ये रीजन भी जानेंगे कि संधियां 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधियां 3 प्रकार की ही क्यों होती हैं। समझिए, चूंकि मैंने ज्यादातर लिख रखा है ताकि कम लिखना पड़े और समय की भी थोड़ी कमी रहती है, इसलिए आप लोग जल्दी समझ पाए। देखिए, समझिए, हमने कहा कि 2 वर्णों का योग होगा तभी क्या होगा? विकार। 2 वर्ण जुड़ेंगे जिसमें ये प्रथम वर्ण क्या है? आप मान करके चलिए कि यहां शब्द लिखा है राम, यहां शब्द क्या लिखा है? राम, और यहां शब्द क्या लिखा है? अयन। यहां शब्द क्या लिखा है? अयन। आपने देखा था कि वहां पहला वर्ण भाग ले रहा था और यहां मां के बाद में जो वर्ण निकल रहा था वो था छोटा अ। हमने ऊपर क्या लिखा कि ये वाला जो होगा ये क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जबकि एक संधिज शब्द में शब्दों की संख्या कितनी है? 2। यदि 2 शब्दों से मिलकर एक संधिज शब्द बनता है तब उसमें कौन उस संधि में भाग लेंगे? तो एक तो भाग लेगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा अंतिम शब्द यानी कि जो बाद वाला शब्द होगा उसका प्रथम वाला वर्ण। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि संधि में पहले शब्द का सबसे अंतिम वर्ण वाला वर्ण भाग लेता है और दूसरे शब्द का सबसे पहला वाला भाग। लेकिन ये आपको पता है कि ये होंगे क्या? तो ये होंगे वर्ण। पहला जो ये होगा ये भी कोई वर्ण होगा और जो प्रथम होगा ये भी कोई ना कोई वर्ण होगा। फिर ये भी आपको पता है कि वर्ण हो क्या क्या सकते हैं? तो वर्ण या तो स्वर हो सकता है, या तो वो वर्ण व्यंजन हो सकता है, और या तो वो वर्ण विसर्ग हो सकता है। कौन? जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो या तो स्वर हो सकता है, या तो व्यंजन हो सकता है, या तो विसर्ग हो सकता है। फिर बाद में बात आई कि जो अंतिम शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है? तो फिर वही कहानी कि या तो वो स्वर हो सकता है और या तो वो व्यंजन हो सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ तो लिखा स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि विसर्ग से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, और जो ये इधर शब्द लिखे होंगे उसका पहला वर्ण यदि विसर्ग हो जाएगा तो फिर जब उससे कोई शब्द ही नहीं बनता तो वो शब्द आपको कहाँ मिलेगा? इसीलिए ये कहा जाता है क्या कि अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है। ठीक, अब आप समझ गए कि इधर वर्ण के स्थान पर या तो स्वर, या तो व्यंजन, या तो विसर्ग होंगे, इधर वर्ण के स्थान पर या तो स्वर होंगे और या तो व्यंजन होंगे। फिर हमने कहा कि अब इनके योग से एक विकार होगा और इनकी जो भी कंडीशंस बनेगी कि ये आपस में कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं। भाई, अगर हमने कहा कि प्रथम वर्ण स्वर है तो ये स्वर के साथ भी जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ भी जुड़ सकता है। फिर हमने कहा कि इधर अगर ये व्यंजन है तो ये व्यंजन स्वर के साथ भी जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार आगे की कहानी भी चले। देखिए कंडीशन कौन कौन सी बनेगी। हमने कहा कि यदि ये वर्ण क्या है? स्वर है। सबसे पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं, अगर ये स्वर है और बाद वाला जो वर्ण है वो भी क्या है? स्वर है, तो अगर एक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? स्वर है, तो अगर उनका योग होता है, तो अगर उनके मध्य विकार होता है तो वो विकार सदैव किसमें होगा? वो विकार भी सदैव किसमें होगा? स्वर में होगा। अच्छे से समझने के लिए उदाहरण मैंने लिख रखा है और उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, प्रयास करें। हमने एक शब्द लिख दिया वस्त्र, और आपको पता है कि इस तरह का निर्माण होता है ता और रा और आ से। ता, रा और आ से। हो सकता है छोटा लिखा हो तो आप एडजस्ट करके देखिएगा। सब इस वस्त्र से अंत में वर्ण कौन सा निकला? तो वर्ण निकला छोटा आ।
फिर बाद वाला शब्द लिखा है आलय, और इस आलय का पहला वर्ण कौन सा है? बड़ा आ। अब आपको पता चला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या है? स्वर है। अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? स्वर है। और यदि स्वर से स्वर का योग होगा तो इनका परिवर्तन भी किसमें होगा? स्वर में ही होगा, जो कि यहाँ कंडीशन लगी हुई है। और अगर ऐसे मिल करके, जैसे वस्त्र प्लस आलय मिल करके शब्द बनेगा वस्त्रालय, तो इनका परिवर्तन भी स्वर में होता है, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी स्वर संधि। बात समझ पाए? अगर स्वर से स्वर का योग होता है और परिवर्तन भी स्वर में होता है तो संधि कहलाएगी स्वर संधि। ठीक, अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या हो सकती है उसको भी देख लेते हैं। अगली कंडीशन में क्या आएगा? अगली कंडीशन ये हो सकती है कि इस स्वर का योग हम स्वर से तो करवा चुके, अब किससे करवाएंगे? व्यंजन से। किससे करवाएंगे? व्यंजन से। अगर इस स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए तो फिर इस स्वर और व्यंजन के योग से परिवर्तन सदैव किसमें होगा? तो परिवर्तन सदैव होगा व्यंजन में। आपके सामने एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया। जैसे शब्द लिखा है परि, इसका अंतिम वर्ण होगा छोटी ई, जो कि एक स्वर है। बाद वाला शब्द लिखा है छेद, जिसका पहला वर्ण क्या है? छा है, जो कि व्यंजन है। और इन दोनों के मिलने से, परि प्लस छेद के मिलने से शब्द बनेगा परिच्छेद। शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा परिच्छेद। और आपको पता है कि इस चा का परिवर्तन हुआ है, और चा है क्या? व्यंजन। इसीलिए हमने कहा कि यदि स्वर का योग व्यंजन से होता है तो परिवर्तन भी व्यंजन में होगा, और ये संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की पहली कंडीशन। दूसरा, अगर व्यंजन का योग किसी स्वर से हो जाए, जैसे सट में पहला शब्द टा है, अंतिम वाला, तो ये कहलाएगा व्यंजन। आनंद में पहला शब्द क्या है? बड़ा आ है, जो कि क्या है? स्वर है। यानी कि यदि व्यंजन का योग स्वर से हो तो इन दोनों का परिवर्तन भी व्यंजन होता है, और यदि परिवर्तन व्यंजन में है तो फिर संधि क्या कहलाएगी? तो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। संधि क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। देखिए, तो फिर संधि क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तीसरी अगली कंडीशन देखिए, यदि शब्द इस व्यंजन का योग व्यंजन से भी हो चुका। अब देखिए, अगर व्यंजन का ही योग किससे हो जाए? व्यंजन से हो जाए। उदाहरण, शब्द लिखा है सत, दूसरा शब्द लिखा है न्यासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। पहला शब्द है संत, दूसरा शब्द है न्यासी। ता भी व्यंजन है, ना भी व्यंजन है। व्यंजन का योग व्यंजन से होगा और परिवर्तन भी व्यंजन में होगा, इसलिए ये संधि भी क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तो आप कंडीशन देख रहे हैं कि एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। अगर पहली कंडीशन स्वर का योग स्वर से होगा तो संधि होगी स्वर संधि। अगर स्वर का योग व्यंजन से हो गया तो फिर संधि होगी व्यंजन संधि। अगर व्यंजन का योग व्यंजन स्वर से हो गया तो भी होगी व्यंजन संधि। और यदि व्यंजन का योग व्यंजन से हो गया तब भी परिवर्तन व्यंजन में होने के कारण संधि क्या होगी? व्यंजन संधि। अगला देखिए, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है जो इस क्रम में तीसरे पर है कि पहले क्या होगा? विसर्ग। और विसर्ग का योग या तो स्वर से हो सकता है और या तो व्यंजन से हो सकता है, क्योंकि बाद में विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग का योग कभी भी विसर्ग से नहीं होगा। तो यदि विसर्ग का योग स्वर से होता है तो परिवर्तन विसर्ग में ही होता है, और यदि विसर्ग का योग किसी व्यंजन से होता है तब भी परिवर्तन विसर्ग का ही होता है, और ये दोनों ही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विसर्ग संधि। उदाहरण मैंने लिख रखा है, जैसे शब्द लिखा है निहि, में बाद में क्या है? विसर्ग। ये दो बिंदियां क्या कहलाती हैं? विसर्ग। इन विसर्ग का योग स्वर से हो गया तो निहि प्लस आकार शब्द बनेगा निराकार। शब्द क्या बनेगा? निराकार। वैसे ही शब्द लिखा है निहि प्लस वहन शब्द बनेगा निर्वहन। मूल रूप से आप क्या देख रहे हैं? विसर्ग का योग होता है, परिवर्तन विसर्ग में ही होता है, और ये संधि कहलाती है विसर्ग संधि। अब देखिए, समझिए, कुल मिलाकर जो शब्द जुड़ते हैं उन जुड़ने में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण इनके अलावा नहीं हो सकते। यानी कि या तो स्वर का योग स्वर से होगा,
या तो स्वर का योग व्यंजन से होगा, या तो व्यंजन का योग स्वर से होगा, या तो व्यंजन का योग व्यंजन से होगा, या तो विसर्ग का योग स्वर से होगा, या तो विसर्ग का योग व्यंजन से होगा। यदि स्वर का योग स्वर से होगा तो परिवर्तन स्वर में और संधि भी कहलाएगी स्वर संधि। यदि स्वर का योग व्यंजन से अथवा व्यंजन का योग स्वर से अथवा व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो इन तीनों ही कंडीशन में परिवर्तन व्यंजन में होता है, इसलिए वो संधि कहलाती है, व्यंजन संधि। अगला, यदि विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, दोनों ही कंडीशन में परिवर्तन सदैव विसर्ग में होता है, इसलिए वो संधि कहलाती है, विसर्ग संधि। शब्द निर्माण में शब्द या वर्णों के योग में इसके अतिरिक्त शब्द जुड़ ही नहीं सकते, इसके अतिरिक्त किसी भी एंगल से शब्द जुड़ ही नहीं सकते, तो अन्य संधि के प्रकार आएंगे कहां से। इसीलिए संधि के प्रकार केवल और केवल कितने हैं? 3। और वो कौन कौन से हैं? तो तीनों संधियां आपके सामने लिखी हैं। एक संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो चूंकि जिस क्रम में हमने संधियों को लिखा है उसी क्रम में संधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। देखते हैं आगे। देखिए, अब शुरुआत करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि होगी कब? तो स्वर संधि तभी होगी जब स्वर का योग किससे होगा? स्वर से होगा, और इन दोनों का परिवर्तन भी सदैव क्या होगा? कोई स्वर ही होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो कहलाएगी स्वर संधि। क्या कहलाएगी? स्वर संधि। उन्हीं स्वरों को अलग अलग प्रकार से जोड़ा जा सकता है, और जिन अलग अलग प्रकारों से जोड़ते हैं उसी के आधार पर उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। और सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं कितने? 5। वनडे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, या संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियों के प्रकार हमने बता दिए कितने? 3। फिर पूछे कि संधि में स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो फिर उत्तर कितना होगा? 5। और वो पांचों संधियां हमने एक एक करके लिख दी है। पहली संधि कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। देखिए, इनके नाम में भी बहुत कुछ छिपा है। पहली संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। दूसरी संधि का प्रकार है गूढ़ स्वर संधि। जिस क्रम में ये हम आपको लिखवाएंगे उसी क्रम में आपको पढ़ना है, और उसी क्रम में क्यों पढ़ना है ये रीजन आपको हम बताएंगे, और आप समझ पाएंगे कि हाँ, वास्तव में पढ़ने का सही तरीका यही है हिंदी को पढ़ने का वैज्ञानिक क्रम। तो पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गूढ़ स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, और चौथी है यड़ संधि, और पांचवी है अयाद संधि। जानकारी सबसे पहले कि आपने देखा कि इन तीन के साथ में स्वर शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के साथ में बीच में स्वर शब्द नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? रीजन आपको दे देते हैं क्यों नहीं जुड़ा है। ये वो जानकारियां हैं जो सामान्यतः आप लोगों को पता नहीं होती, या हम लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। अगर पढ़ें तो निचोड़ करके रख दें, ना पढ़ें तो फिर जाने दो, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, पता है आपको। और आज के दौर में जो कंपटीशन आपका चल रहा है उसमें जाने देना तो छोड़ना ही नहीं है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जान लगा देना, और तब तक जान लगे देना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। ठीक, देखते हैं आगे बढ़ते। दीर्घ स्वर संधि आपने यदि वर्णमाला पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले वर्णमाला के टॉपिक देखिए। उसमें हमने आपको बताया है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर हमने आपको बताया आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और इसके अलावा जब हम लोग स्वर पढ़ते हैं तो एक वर्ण और शामिल हो जाता है री। ये सभी स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर, इसीलिए विकार के बाद यही वर्ण बनते हैं, तो ये संधि कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। अगला है गुण स्वर संधि। तो वर्णमाला में ही हमने बताया है कि दो वर्ण होते हैं, एक तो ए और दूसरा वर्ण होता है ओ।
ये दोनों वर्ण ही कहलाते हैं गुण स्वर। तो अगर ये परिवर्तन के बाद मिलते हैं शब्द तो फिर संधि कहलाएगी गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर, तो वर्णमाला में ये भी हमने आपको बताया है कि एक वर्ण होता है अ और एक वर्ण होता है औ। इन दोनों वर्णों को कहते हैं वृद्धि स्वर, इसीलिए परिवर्तन के बाद जो संधि होती है उसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कोई भी वर्ण जड़ वर्ण नहीं है, ना तो कोई भी वर्ण अयाद वर्ण है, इसलिए इसके साथ में स्वर नहीं जुड़ा। देखिए दूसरा, आपको यह भी समझना है कि सामान्यतः आपको एक ट्रिक रूप में बता दिया जाता है कि यदि ए या ओ की मात्रा मिले तो गुण संधि, यदि अ या औ की मात्रा मिले तो वृद्धि संधि। तो हाँ, ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन 100% तो ये सत्यता नहीं है। इसकी भी जांच आपको आगे ज्यों ज्यों क्लास होती रहेगी हम लोग इस पर चर्चा करते रहें। तो आज की क्लास में आपने क्या जाना, तो आज की क्लास में आप लोगों ने जाना कि संधियां 3 ही प्रकार की क्यों होती। दूसरा, संधियां कब होती है, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि संधियां, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी भी अमुक शब्द में कितनी कौन सी संधि है, तो कम से कम हम ये भी जान पाए कि संभव नहीं है कि हर शब्द में संधि हो। यदि वो किसी शब्द के योग से शब्द बना है तभी संधि होगी, अन्यथा उसमें संधि नहीं होगी। तो संधियां कितने प्रकार की होती हैं, फिर उस संधि में जो 3 प्रकार की संधियां हैं उसमें स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। अगली संधि की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने केवल ये जाना कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। इसकी चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और तन मन धन इन सब के साथ जुड़ जाइए। धन की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बैच ये पूरा निःशुल्क चल रहा है यूपीपी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि 2023 में वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।